बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द फ्लाई की समरी। अच्छा, इस स्टोरी में कैथरीन मैंसफील्ड जो है ये हमें बताती है कि हम कितने मजबूर हैं कुदरत के हाथों में, हम कितने हेल्पलेस हैं। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर वुडी फील्ड है और एक उसका दोस्त है बॉस। मिस्टर वुडी फील्ड जो होता है वो एक रिटायर्ड आदमी होता है, बूढ़ा आदमी होता है, और उसकी बीवी और उसकी बेटियां जो होती हैं वो उसको घर से निकलने नहीं देती। उसको सिर्फ ट्यूसडे को अलाउ होता है कि वो ट्यूसडे को घर से निकले और उसने जिससे मिलना है मिलके और पूरा दिन अपनी मर्जी से स्पेंड करे, अपने दोस्तों से मिले और वापस आ जाए। तो ट्यूसडे को वो आता है अपने दोस्त से मिलने के लिए बॉस के पास। बॉस उसका दोस्त होता है। अच्छा, बॉस के ऑफिस में बैठता है, उसके ऑफिस की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और फिर उसको बताता है, इस तरह बातें करता रहता है और फिर एंड में उसको बताता है कि मेरी जो बेटियां हैं वो बेल्जियम गई थी और बेल्जियम में वो तुम्हारे बेटे की और मेरे बेटे की कब्रों को देखकर आई हैं। और जो वो कब्रिस्तान है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, वहाँ फूलों से भरा हुआ है, और जो उनकी ग्रेव्स हैं, उनके जो बेटों की जो कब्रें हैं, उनको उनका वहाँ बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, ये बता के वुडी फील्ड चला जाता है। अब जो बॉस होता है उसको याद आ जाता है कि उसका बेटा कैसे मर गया था। इसका इकलौता बेटा होता है बॉस का, और उसने सारी जिंदगी सख्त मेहनत की होती है कि मेरा बेटा जब जवान होगा तो वो एक अच्छी सी जिंदगी गुजारेगा, वो अपने बेटे को फलते फूलते देखेगा। और फिर जब उसका बेटा जवान हो जाता है, उसके साथ ऑफिस जाने लग जाता है, तो उसको याद आता है कि कैसे हम दोनों इकट्ठे ऑफिस में जाते थे, कैसे ऑफिस से वापस घर जाते थे। और उसका बेटा जो होता है वो फेवरेट होता है, ऑफिस में हर किसी को वो पसंद होता है। तमाम बूढ़े, तमाम स्टाफ के लोग उसके बेटे की तारीफ करते हैं, बड़ा हर दिल अजीज होता है। और उसके बाद फिर अचानक से उसका बेटा जो है जंग में चला जाता है और वहां पे वो मर जाता है, और उसको एक दिन खबर आती है कि उसका बेटा जो है ना मर गया। अच्छा, वो इतना रोता है उसकी याद में, इतना रोता है। उस वक्त वो कहता है कि मेरी आंखों से आंसू ही नहीं थमते थे, और जब अब बैठा वो उसको याद कर रहा है तो उसकी आंखों में कोशिश के बावजूद भी आंसू नहीं आ रहे। तो वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है, तब मैं लोगों को कहता था कि मैं सारी जिंदगी अपने बेटे को ऐसे ही याद करूंगा, मैं कभी उसे भुला नहीं सकूंगा। और वक्त जो है मेरा, जो है इतना बड़ा जो लॉस है, उसको मैं कभी भी, ऐसा वक्त नहीं आएगा कि मैं उसे भुला पाऊं। लेकिन अब 6 सालों के बाद उसको बिल्कुल भूल चुका होता है। वो जब उसको याद करता भी है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। अच्छा, वो बेटा यही सोच रहा होता है कि अचानक एक मक्खी जो होती है ना, वो इंक पॉट में गिर जाती है। अच्छा, इंक पॉट में जैसे ही वो गिरती है तो उसके पर गीले होते हैं, टांगे गीली हो जाती हैं इंक से। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है इंक पॉट से, लेकिन उसकी टांगे बार बार फिसलती हैं इंक पॉट की दीवारों से लग के, और वो दोबारा इंक के अंदर गिर जाती है। तो जब वो उसको देख रहा होता है तो वो क्या करता है कि एक पेन उठाता है और उस पेन से उस मक्खी को बाहर निकालता है। और बाहर निकाल के वो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, जैसे हम टिश्यू पेपर समझ लें, ब्लॉटिंग पेपर जो इंक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छा, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर वो उसको रख देता है मक्खी को। मक्खी की जो सारी इंक होती है वो ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, और मक्खी जो है देखती है, अपनी अगली टांगों को हरकत देती है, फिर वो अगली टांगें खड़ी करती है, फिर अपने जो उसका जिस्म पूरी तरह इंक में डूबा होता है उसको खींचती है, खड़ी हो जाती है, फिर अपने परों को, अपनी टांगों को, अपने जिस्म को साफ करना शुरू कर देती है। अच्छा, साफ करती रहती है, थोड़ा टाइम उसको लगता है, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे ही वो साफ हो जाती है ना, तो वो बहुत खुश होती है कि उसकी जिंदगी बच गई है, उसकी जान बच गई है। लेकिन उसी लम्हे जो बॉस होता है वो क्या करता है कि फिर से अपना इंक पेन जो होता है उसमें डबोता है इंक पॉट में, और उसके ऊपर एक इंक का ड्रॉप गिरा देता है मक्खी के ऊपर। मक्खी जो अब उड़ने की कोशिश में ही होती है, अपना पर फैला रही होती है ना, उसके ऊपर फिर से इंक आके गिर जाती है। वो फिर से बेचारी बैठ जाती है, फिर अपनी टांगे साफ करती है, बड़ी कोशिश करती है, बड़ी जद्दोजहद के बाद फिर से अपने परों को ड्राई करती है, और जैसे ही उड़ने लगती है तो वो जो मालिक होता है, जो बॉस होता है, वो फिर से एक इंक ड्रॉप उसके ऊपर डाल देता है। अच्छा, इस दफा जो मक्खी होती है ना, उसके अंदर वो एनर्जी जो थी वो सारा वो अब कम हो चुका होता है। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से अब आहिस्ता आहिस्ता अपने परों को साफ कर रही होती है, अपनी टांगों को साफ कर रही होती है। और वो उसको देख रहा होता है, वो कहता है बड़ी जबरदस्त मक्खी है। तो छोटी सी है लेकिन बड़ी चालाक है, बड़े
मतलब अपनी जान बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब वो थर्ड टाइम उस मक्खी ने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को साफ किया होता है और उसके अंदर हिम्मत ताकत खत्म हो चुकी होती है। तो बॉस सोचता है अब जो मैं ड्रॉप डालूंगा ये आखिरी ड्रॉप होगा, यानी इसके बाद मैं नहीं डालूंगा। और तो जैसे ही वो आखिरी ड्रॉप उसके ऊपर डालता है, अब मक्खी में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो दोबारा से इंक को साफ करे और उड़ जाए। उसकी जो सारी एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी होती है और मक्खी मर जाती है। अच्छा, अब जब जैसे ही वो मर जाती है तो वो उसको एक उसमें टिप पे उठाता है, एक पेपर से टिप पे उठा के और उसको रद्दी की टोकरी में डाल देता है। और अपने जो पीएन के लिए वो ना बेल बजा देते हैं, पीएन को बुलाने के लिए बेल बजाता है। तो जैसे ही पीएन अंदर आता है वो उसको कहता है मुझे एक नया ब्लॉटिंग पेपर ला दो। और वो जब बूढ़ा चपरा वो जो उसका पीएन होता है, चपरासी होता है, वो जब चला जाता है तो वह हैरत से बैठ जाता है कि मैं इससे पहले क्या कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था, यानी ये जो मक्खी वाली गेम मैंने खेली है, मैं इससे पहले क्या कर रहा था। उसको याद ही नहीं आ रहा होता कि वो इससे पहले अपने बेटे की याद में खोया होता है और जैसे उसने मक्खी को बेदर्दी से मार दिया होता है। ये कैथरीन सिंबलाइज करती है कि ऐसे ही हम मक्खियां ही हैं, इंसान जो है वो मक्खियों की तरह ही कुदरत हमें फितरत हमें मार देती है, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं और हम अपनी जान गंवा बैठते हैं। यानी ये इसकी समरी है। थैंक यू।